डियर स्टूडेंट्स, मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक क्वांटम यांत्रिकी निकाय की बिहेवियर को किस प्रकार से समझाया जाता है, इसके लिए कौन सी समीकरण काम में लेते हैं, तो इसके लिए हमने श्रोडिंजर इक्वेशन को डिराइव किया था, जिसमें मैंने आपको श्रोडिंजर का टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन आयोटा एच क्रॉस डेल्टा शाई आर टी अपॉन डेल्टा टी बराबर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी आर टी शाई आर टी। ये समीकरण तब काम में लेते हैं हम जब कोई कण ऐसे बल्क क्षेत्र में गति कर रहा है जहां पर कि बल का मान या विभव क्षेत्र का मान समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। लेकिन यदि अगर विभव क्षेत्र या बल क्षेत्र समय के साथ अपरिवर्तित रहे तो ऐसी अवस्था में हम श्रोडिंजर का टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन काम में लेंगे। वो इक्वेशन है डेल स्क्वायर शाई आर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी शाई इक्वल टू 0। यहाँ पर v जो है ये बल क्षेत्र के कारण कण के ऊपर कण की स्थिति है। आप इन दोनों समीकरणों को यदि ध्यान से देखें, गौर करें, तो सीधे सीधे इस समीकरण में कोई गति चर अपीयर नहीं होता। यहाँ पर हमारे पास समीकरण में ऑपरेटर्स या संकारक मौजूद है। जैसे हम किसी कण की गति के लिए मोमेंटम निकालना चाहते हैं, एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं, तो सीधे सीधे ये चीजें इसमें नहीं है। क्या रहा है, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दीज इक्वेशंस? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है प्रेजेंस ऑफ वेव फंक्शन। आपको कण के लिए वेव फंक्शन अगर पता है तो उसके बारे में आप सारी इंफॉर्मेशन डिराइव कर सकते हैं। वेव फंक्शन के द्वारा यदि हम क्वांटिटी शाई स्टार क्या है? शाई स्टार शाई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। मैंने अपने लेक्चर में आपको समझाया था कि शाई एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, ये रियल क्वांटिटी नहीं है। इसकी नीड कॉम्प्लेक्स होने की मैंने आपको मेरे लास्ट लेक्चर में समझाई थी कि शाई को कॉम्प्लेक्स क्यों होना चाहिए, बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। यदि शाई स्टार शाई को लिखता हूँ तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है, यानी किसी स्पेस में यदि कोई पार्टिकल है तो किसी भी क्षण टी पर उस बिंदु के एकांक आयतन में पाई जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो शाई स्टार शाई है। और यदि मुझे कुल प्रायिकता निकालनी है संपूर्ण स्पेस में पाई जाने की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो स्पेस है उसके संपूर्ण आयतन के ऊपर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये समीकरण जब हम लिखते हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी पी, कुल प्रायिकता, ये इंटीग्रल शाई स्टार शाई डी वी इज इक्वल टू 1। जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो सामान्यतया हम -∞ टू +∞ लिखते हैं। लेकिन अगर किसी प्रॉब्लम में स्पेसिफाइड अगर विशिष्ट रेंज दी हुई है तो हम इस समाकलन में उन सीमाओं का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई कण यदि पोटेंशियल वेल में गति कर रहा है जिसकी चौड़ाई a है, तो हम उसकी बाउंड्री को x = 0 या x = a से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है आपकी वो हो जाएंगे 0 to a। और उस कंडीशन में आपको इस जो पोटेंशियल वेल है उसमें पार्टिकल का वेव फंक्शन पता होना चाहिए। वेव फंक्शन पता होने के बाद में हम प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जो वेव फंक्शन इस कंडीशन का पालन करता है वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहलाता है। यदि ये कंडीशन आपको 1 नहीं दे करके कोई वैल्यू दे आपको n, तो आपका वेव फंक्शन अननॉर्मलाइज्ड है। लेकिन एक प्रॉपर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके और हम उस फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि किसी भी क्वांटम यांत्रिकी निकाय के लिए हम गतिज चरों का मापन किस प्रकार से करें।
तो आप देखो सीधे सीधे इस समीकरण में कोई गतिक चर नहीं आ रहा है, तो सीधे इस समीकरण को सोल्व करने से आपके पास गतिक चर नहीं आएगा, क्या आएगा, क्षय आएगा, वेव फंक्शन आएगा, या फिर उस निकाय की एनर्जी आ जाएगी। दो चीजें आप निकाल सकते हो, बाकी कोई भी गतिक चर आप इस समीकरण की सहायता से निकाल नहीं सकते। तो इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए हमें यहाँ पर एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना है, ऑपरेटर कंसेप्ट, ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो हम ऑपरेटर का जो रोल है, ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कोई भी गतिक चर ए है, तो इसके संगत जो संकारक है या जो ऑपरेटर है, इसको हम ए के ऊपर लोभ लगा करके इसको पढ़ते हैं हम ए के इज इक्वल टू ऑपरेटर ऑफ ए इज द डायनामिकल वेरिएबल एंड ए कैप इज द ऑपरेटर corresponding to the physical quantity A। जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके ऊपर अपन लोभ नहीं लगाते और केप नहीं लगाते, और ऑपरेटर के ऊपर हमेशा केप लगाते। जो ऑपरेटर है इसका रोल क्या है, देखो अगर मान लीजिए हमें किसी भी गतिक चर का मापन करना है क्वांटम यांत्रिकी निकाय के ऊपर, तो मुझे क्या करना होगा, एक इंस्ट्रूमेंट लेना होगा और उस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से आपको मेजरमेंट करना होगा। तो इस मेजरमेंट प्रोसेस को हम मैथमेटिकली कैसे डिस्क्राइब करें, क्या तरीका है इसका। तो तरीका ये है कि अगर आपको पार्टिकल के लिए वेव फंक्शन पता है, सिस्टम के लिए वेव फंक्शन पता है, तो आप उस ऑपरेटर को सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो उससे। तो मल्टीप्लाई करने पर आपके पास दो रिजल्ट आ सकते हैं। कौन कौन से रिजल्ट आ सकते हैं, या तो इस तरीके से, अगर मान लीजिए वेव फंक्शन चाहिए और फिजिकल क्वांटिटी ए के कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर ए है, तो ए मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई क्षय इज इक्वल टू 5, यानी आपका वेव फंक्शन ही बदल जाए। क्योंकि वेव फंक्शन से आप क्या रिप्रेजेंट करते हो, जैसा कि मैं आपको पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में आगे समझाऊंगा कि जो वेव फंक्शन है इसको हम स्टेट फंक्शन भी कहते हैं। तो स्टेट फंक्शन से जो आपका मूविंग सिस्टम है, जो क्वांटम सिस्टम है, जो पार्टिकल है, उसकी डायनामिकल स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ए क्षय इज इक्वल टू 5, इस इक्वेशन का, पहली इक्वेशन का मतलब क्या है कि आपका जो ऑपरेटर है जब ये सिस्टम की अवस्था से एक्ट करता है, ऑपरेट करता है, तो ये क्या कर देता है, उसकी अवस्था को बदल देता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपका ऑपरेटर किसी वेव फंक्शन पर इस प्रकार से ऑपरेट करे कि एक कांस्टेंट आ जाए आपके पास और फंक्शन आपका वही रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ऑपरेटर ए किसी क्वांटम सिस्टम की स्टेट पर ऑपरेट करता है तो सिस्टम की अवस्था वही रहती है, लेकिन उसके साथ कुछ वैल्यू आती है, कुछ कांस्टेंट वैल्यू आती है। इस सेकंड इक्वेशन का मतलब मैं आपके आगे आपको बताऊंगा जब मैं आपको टॉपिक आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन ये जब मैं समझाऊंगा, तो उस समय आपको इस समीकरण का मतलब समझाऊंगा। तो आपका जो ऑपरेटर है ये किसी भी क्वांटम यांत्रिकी निकाय के अवस्था फलन पर या वेव फंक्शन पर दो तरह से एक्ट कर सकता है, या तो उस फंक्शन को ही बदल दे या फंक्शन आपका वही रहे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दो चीजें आपको बताई है। अगर सपोज ए को मैं ऑपरेटर d/dx, हाँ, ऑपरेटर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम मैथमेटिकली किसके द्वारा करते हैं, या तो डिफरेंशियल ऑपरेटर्स के द्वारा, इस तरह से डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर या डेल स्क्वायर। जो श्रोडिंगर थ्योरी है इसमें डिफरेंशियल ऑपरेटर्स को यूज किया हुआ है। जैसे श्रोडिंगर इक्वेशन में आप देख रहे हो, ये भी डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये भी डिफरेंशियल ऑपरेटर है। एक पैरेलल थ्योरी उस जमाने में हाइजेनबर्ग के द्वारा डेवलप की गई, तो वहां पर हाइजेनबर्ग थ्योरी में ऑपरेटर्स को मैट्रिसेस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, यहां पर आपका जो वेव फंक्शन है ये सिंपल मैथमेटिकल फंक्शन है। इट में बी सम एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इट में बी सम हार्मोनिक फंक्शन लाइक दैट। लेकिन जो हाइजेनबर्ग थ्योरी है यहाँ पर
जो वेव फंक्शन है जिसको हम स्टेट फंक्शन कहते हैं, इनको हम या तो रो मैट्रिसेस के द्वारा या कॉलम मैट्रिसेस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये अभी इस डिस्कशन का पार्ट नहीं है। मैं ये सब चीज़ें जब हम मैट्रिक्स थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस प्रकार से ऑपरेटर को मैट्रिसेस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, बट आप ये समझ लीजिए, अभी फिलहाल हम ये मान रहे हैं कि जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर क्या है, आपके डिफरेंशियल ऑपरेटर है। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि ए को अपन डी अपॉन डी एक्स ले लें और वेव फंक्शन को ए साइन के एक्स ले लें। तो ए मल्टीप्लाइड बाई शाई का मतलब क्या हुआ, ए तो डी अपॉन डी एक्स और शाई क्या है, ए साइन के एक्स। जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया मुझे मिल गया के ए कोस के एक्स। तो आपका साइन के एक्स बदल करके क्या हो गया, कोस के एक्स हो गया। इसका मतलब ये आपकी पहली स्टेप है जिसमें आप वेव फंक्शन के ऊपर या स्टेट फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं। मेजरमेंट प्रोसेस में भी वही होता है। मैं आपको एक फिजिकल एग्जांपल के द्वारा ये बताऊंगा कि ये दोनों अवस्थाएं किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। लेकिन यदि दूसरे और मैं एक दूसरा फंक्शन लेता हूं, जैसे शाई इज इक्वल टू ए ई टू द पावर के एक्स। अगर शाई ये है तो ए शाई क्या हो गया मेरा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ e to the power kx. This gives me k e to the power kx and k multiplied by psi. e to the power kx को मैंने वापस क्या लिख दिया, psi लिख दिया। तो इससे क्या आ गया मेरे पास, psi आ गया वापस। तो ये दोनों अवस्थाएं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ कि ये दोनों सिचुएशंस कैसे आ सकती हैं। ऑपरेटर काम कर रहा है आपका, आप मेजरमेंट कर रहे हो और मेजरमेंट करने पर आपके पास कुछ रिजल्ट आता है। तो जो रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट है वो आपका ए बताता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सिस्टम की स्टेट ही बदल जाए। ओके, तो मैं एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा आपको ये समझाने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास लाइट बीम है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सब दिशाओं में वाइब्रेट कर रहा है। अब यहां पर यदि इसको मैं एक निकोल प्रिज्म से पास करूं तो मुझे पोलराइज्ड लाइट मिलती है। अगर इस अवस्था को मैं शायद से रिप्रेजेंट करूं तो ये अवस्था क्या हो जाएगी, फाई हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये आपकी अनपोलराइज्ड स्टेट है और ये क्या है, आपकी पोलराइज्ड स्टेट। तो आपका जो एपरेटस है, इस एपरेटस ने स्टेट को ही चेंज कर दिया। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि यदि हम स्टर्न गार्लच एक्सपेरिमेंट की बात करें, स्टर्न गार्लच एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो एक फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट है और जिसके द्वारा जो क्वांटम यांत्रिकी निकाय है, इलेक्ट्रॉन उसके स्पिन का डायरेक्ट एविडेंस है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन के अलावा एक इंट्रिंसिक मोशन और होता है, वो क्या होता है, स्पिन होता है। ओके, तो आप ये बीमिंग, दिस इज अ बीम ऑफ सिल्वर एटम। ये जब ईस्टर्न गार्लच एपरेटस से पास होता है तो आपकी ये जो बीम है ये दो पार्ट में बढ़ जाती है।
दो पार्ट में बट गई। क्यों बट गई? क्यों? कुछ एटम्स तो आपके ऊपर चले गए और कुछ एटम्स आपको आपके नीचे चले गए। तो यहाँ पर जब एक्सपेरिमेंट का इंटरप्रिटेशन किया जाता है, यहाँ पर आपका जो सिल्वर एटम है उसकी स्पिन स्टेट रैंडम है। कुछ की स्पिन अप स्टेट है, कुछ की स्पिन डाउन स्टेट है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो तो यहां पर सीन चेंज हो गया, स्टेट बदल गई। जो रैंडम स्टेट थी, अगर आप ये देख रहे हैं तो ये स्पिन अप स्टेट है और ये स्पिन डाउन स्टेट है। ओके, तो ये दोनों एग्जांपल्स इस केस को बताते हैं। कौन से वाले को? ए शाई इज इक्वल टू 5, इस सिचुएशन को डील करें। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि आप ऑपरेटर को जब शाई पर ऑपरेट करें तो वही स्टेट है। ऐसा तब होता है जब हम किसी भी एपरेटस में, आपको डिटेल में आगे जब मैं आइगन फंक्शंस और आइगन वैल्यूज पढ़ाऊंगा वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि यदि कोई एपरेटस उसकी आइगन स्टेट में है तो उसकी स्टेट को आइगन फंक्शन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। और जब भी हम मेजरमेंट आइगन स्टेट में करते हैं तो ऑपरेटर का जो एक्शन होता है वो बिल्कुल सेकंड केस के इक्विवेलेंट होता है। सेकंड केस क्या था आपका? ए मल्टीप्लाइड बाई शाई इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई शाई। यहाँ पर जो शाई है इस ऑपरेटर ए की आइगन फंक्शन कहलाता है और ये जो ए है ये इसकी आइगन वैल्यू कहलाती है। तो जब आप किसी भी एपरेटस की आइगन स्टेट में मेजरमेंट करते हैं तो ऐसे केस में आपको ये सेकंड सिचुएशन प्राप्त होती है। तो ये मेजरमेंट प्रोसेस है क्वांटम मैकेनिक्स में कि आपको यदि कोई डायनामिकल वेरिएबल मेजर करना है, जो भी डायनामिकल वेरिएबल मेजर करना है उससे कोरस्पोंडिंग आप ऑपरेटर लीजिए और उस ऑपरेटर को आप सिस्टम की जो स्टेट है जिसको हम वेव फंक्शन के द्वारा या स्टेट फंक्शन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं उसके ऊपर ऑपरेट कीजिए। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो गतिचर है उसके संगत संकारक क्या क्या है यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में। तो यदि मान लीजिए मैं स्थिति की बात करूं, स्थिति को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर क्या हो जाएगा आपका? आर। इसके करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर क्या हो जाएगा? आर। दूसरा, जैसे संवेग, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन पी वेक्टर से। जो स्थिति है इसके घटक x, y, z से हम लिखते हैं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर क्या बन जाएंगे मेरे पास? x कैप, y कैप एंड z कैप। संवेग p है तो p के कंपोनेंट p के कोरस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर है ये माइनस आयोटा h क्रॉस डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसके कंपोनेंट की बात करें px, py और pz तो ये हो जाएंगे आपके जो डेल ऑपरेटर है इसमें आप px के साथ x कंपोनेंट आ जाएगा, py के साथ y कंपोनेंट आ जाएगा और pz के साथ z कंपोनेंट आ जाएगा। तो ये हो गया आपका माइनस आई एट क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा x। ये तो px हो गया आपका, px के और py के क्या हो गए? माइनस आयोटा h क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा y और pz के इज इक्वल टू माइनस आयोटा h क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा z। ओके, जो एनर्जी ऑपरेटर है ये हम सोल्यूशन इक्वेशन से समझ सकते हैं। आयोटा h क्रॉस डेल्टा शाई अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था वहां पर कि ये जो दोनों ऑपरेटर हैं ये एनर्जी से रिलेटेड है। कौन सा वाला? एक तो टाइम ऑपरेटर जो है आयोटा h क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा t एंड सेकंड वन
जिसको कि हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करते हैं एच इज इक्वल टू माइनस एच प्लस स्क्वायर अपॉन 2n डेल स्क्वायर प्लस वी आर। ये इसको हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं, हैमिल्टोनियन संकारक। इसी प्रकार से जो दूसरे वेरिएबल्स हैं, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है तो इसको मैं L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी से रिप्रेजेंट करता हूं। ओके, तो L ऑपरेटर इज इक्वल टू आर ऑपरेटर क्रॉस पी ऑपरेटर। यदि मैं यहां पर x कंपोनेंट लिखता हूं इसका, तो ये क्या हो जाएगा आपका y ऑपरेटर पी जेड ऑपरेटर माइनस z ऑपरेटर पी वाई ऑपरेटर, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने y ऐसा रखा और पी जेड और पी वाई की वैल्यू रख दी, तो ये मेरे पास आ गया माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड माइनस डेल्टा अपॉन। इसी प्रकार से हम इस क्रॉस प्रोडक्ट में y और z कंपोनेंट निकाल करके एल वाई ऑपरेटर और एल जेड ऑपरेटर फाइंड आउट कर सकते। तो ये सब क्या है, जितने भी ऑपरेटर्स हैं यहाँ पर हम श्रोडिंगर थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी ऑपरेटर्स श्रोडिंगर थ्योरी में हैं ये सब क्या हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर्स हैं। और हमें किसी भी डायनामिकल वेरिएबल को प्राप्त करने के लिए उस ऑपरेटर, उस फिजिकल क्वांटिटी, उस गतिज चर के संगत जो ऑपरेटर है, उस ऑपरेटर को जो आपका कण निकाय है, जो क्वांटम सिस्टम है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन है उसके ऊपर आपको ऑपरेट करना है। उससे आपको जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो उस गतिज चर का मान होगा। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर्स के प्रकार, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं लीनियर ऑपरेटर। तो एक ऑपरेटर आपका लीनियर ऑपरेटर कहलाता है कि कोई भी दो आर्बिट्ररी फंक्शंस के लिए, जो कि उस कण निकाय के लिए वेव फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे पास ऑपरेटर ऐसा है जिसमें मैं इस कंडीशन को प्राप्त कर रहा हूं कि जैसे मैं इनका योग करता हूं दोनों फंक्शंस का और एक ऑपरेट करता हूं, तो मैं सेपरेटली ऑपरेटर को इनके ऊपर एक्ट करा करके और मैं ऐड कर दूं, तो मुझे वही रिजल्ट प्राप्त होगा जो साई वन प्लस साई टू के ऊपर ए को प्राप्त करने से होगा। पहली कंडीशन तो ये है। और दूसरी कंडीशन ये है ए मल्टीप्लाइड बाई सी शाई इज इक्वल टू सी ए शाई। यहाँ पर सी जो है आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, दिस इज द, ये कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती हैं तो हम ए को लीनियर ऑपरेटर कहेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी ऑपरेटर का हम काम में लेते हैं, चाहे वो किसी भी गतिज चर का हो, समस्त ऑपरेटर्स लीनियर ऑपरेटर हैं। ये जो कंडीशन है, दोनों कंडीशन को हम संयुक्त रूप से इस प्रकार से लिख सकते हैं, संयुक्त रूप से ए C1 शाई 1 प्लस C2 शाई 2, C1 और C2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इज इक्वल टू C1 मल्टीप्लाइड बाई A शाई 1
प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाई A psi 2। इन दोनों कंडीशंस को हमने एक सिंगल इक्वेशन के रूप में यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया है। अगर कोई ऑपरेटर ए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर। ऑपरेटर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो मैं आपको पहले एडिटिव प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं। देखो, कोई भी जो सब्जेक्ट डेवलप होता है, अगर उसको मैथमेटिकल थ्योरी उसकी डेवलप करनी है मुझे, तो कुछ मैथमेटिक्स सीखना पड़ता है। जो ऑपरेटर्स का कंसेप्ट हमने लिया है, इस ऑपरेटर के लिए हम कुछ मैथमेटिकल रूल्स फॉलो करेंगे। वो क्या क्या है कि ऑपरेटर जो क्वांटिटीज है ये कौन कौन सा मैथमेटिकल रूल्स फॉलो करती है। तो सबसे पहला है आपका एडिशन। ये एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ए ऑपरेटर, दो ऑपरेटर है मान लीजिए, दो फिजिकल क्वांटिटी है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इस एडिटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो करते हैं। इसको बहुत आसानी के साथ प्रूव किया जा सकता है। यदि मान लीजिए आपके पास कोई स्टेट है क्षय। क्षय क्या है? एक तरंग फलन है जो कण की अवस्था को निरूपित कर रहा है। तो ए क्षय इज इक्वल टू सपोज 5 और ए मल्टीप्लाइड बाई क्षय, सॉरी बी मल्टीप्लाइड बाई क्षय, ये मुझे 5 देता है। ओके, तो ए प्लस बी, इन दोनों को मैं कंबाइंड करके स्टेट पर ऑपरेट करूँ तो ये मुझे क्या देगा? ए क्षय प्लस बी क्षय दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 5 2। ओके, नाउ यदि मैं बी प्लस ए करूं और इसको ऑपरेट करूं किसके ऊपर? क्षय के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा? बी क्षय प्लस ए क्षय दैट गिव्स मी 5 2 प्लस 5 1। क्योंकि फंक्शंस एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। आपने जो एक्शन ऑफ ऑपरेटर है इसको फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों केसेस में यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई क्षय इज इक्वल टू 5 1 प्लस 5 2 एंड बी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल 5 1 प्लस 5 2। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यानी कहने का मतलब है कि ये दो ऑपरेटर का एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसी प्रकार से बहुत आसानी के साथ हम ये बता सकते हैं कि यदि तीन ऑपरेटर मेरे पास हैं तो तीन ऑपरेटर का जो सम है ए बी और सी, ये एसोसिएटिविटी को ओबे करता है। यानी मैं चाहे ए प्लस बी प्लस सी करूं या ए में बी प्लस सी जोड़ूं, माई रिजल्ट विल बी सेम। ओके, लेकिन यदि हम ऑपरेटर्स के लिए मल्टीप्लिकेशन की बात करें, ऑपरेटर्स के लिए मल्टीप्लिकेशन की बात करें, तो हमें यहाँ पर बहुत विचित्र स्थिति प्राप्त होती है कि जो साधारण संख्याएं हैं उनके लिए तो जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे करता है। 3 को 4 से गुणा करेंगे, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा, कोई इसका मान परिवर्तित नहीं होगा। लेकिन
मैथमेटिक्स में कुछ क्वांटिटी जैसी हैं, जैसे मैट्रिसेस हैं, वेक्टर्स हैं, इनके लिए ऑर्डर मायने रखता है। यानी पहले आप ए से बी को मल्टीप्लाई कर रहे हो या बी से ए को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा बराबरी हो। तो यही बात हम ऑपरेटर्स के लिए भी करेंगे। आप क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर्स को या तो डिफरेंशियल ऑपरेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हो या मैट्रिसेस से रिप्रेजेंट कर रहे हो। ओके, तो जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन की, तो ऑपरेटर हमेशा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ओबे करें, ये आवश्यक नहीं है। और इस बात को मैं एग्जांपल लेते हुए सिद्ध करके भी आपको बता दूंगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑपरेटर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑपरेटर्स। सपोज आई हैव टू ऑपरेटर्स, ऑपरेटर ए एंड ऑपरेटर बी. These two operators are corresponding to two different dynamical variables. Okay. Now, in quantum mechanics, what you are doing, you are taking the wave function for the system and operating the operators on the state of the system. तो कहने का मतलब क्या है कि जब मैं A और B ये प्रोडक्ट लेता हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं A B शाई कर रहा हूँ, तो इसमें पहले कौन ऑपरेट करेगा? बी ऑपरेट करेगा शाई पर। फिर जब इसका जो रिजल्ट आएगा वो उसके ऊपर ए ऑपरेट करेगा। तो सपोज ए शाई इज इक्वल टू 5, ओके, एंड बी शाई इज इक्वल टू काई, ये मैं मान लेता हूं। तो ए बी शाई का मतलब हो गया आपका ए, एंड यू राइट दिस वे बी ए बी शाई, यानी पहले बी को ऑपरेट करवाइए। तो ए बी शाई क्या है आपका? बी शाई इक्वल टू काई, तो ये हो गया आपका ए काई। ओके, तो ये आपकी अलग अवस्था है। और ए काई को जैसे मैं कह देता हूं ए काई इक्वल टू जीटा, ए का इज इक्वल टू जीटा, तो मुझे यहां जीटा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? जीटा मिल रहा है। लेकिन अगर मैं बी ए करता हूं, तो बी ए शाय करता हूं, इसका मतलब मुझे बी बाद में ऑपरेट करना है और ए पहले ऑपरेट करना है। बी ए शाय इज इक्वल टू बी ए, दिस इज 5, B5, and if I assume B5 is equal to eta, so what I get here, I get a new function eta. तो यहाँ पर मुझे जाई मिल रहा है और यहाँ पर ईटा मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि A B शाई is not equal to B A शाई, या A B minus BA psi is not equal to 0, not equal to 0। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पर कि दो ऑपरेटर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है ये नॉन कम्यूटेटिव है, क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करता। और ये जो रिजल्ट है इसकी बहुत जबरदस्त सिग्निफिकेंस है। जब मैं आपको कम्यूटेटिविटी पढ़ाऊंगा, कम्यूटेटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स, इसका मैंने केवल आपको हिंट, अभी जस्ट मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया है। डिटेल में जब हम कम्यूटेटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जिन दो ऑपरेटर्स जो कि दो डिफरेंट फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स या डायनामिकल वेरिएबल्स से रिलेटेड है, अगर उनके लिए ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए,
तो ये ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जिनके संगत गतिज चरों को हम परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। यानी ये जो रिलेशन है कम्यूटेटिविटी का, दिस इज रिलेटेड विद द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल, जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मैं ए को मैं एक्स मान लूँ और बी को क्या मान लूँ, पी एक्स मान लूँ, तो आई कैन शो दैट एक्स पी एक्स इज नॉट इक्वल टू पी एक्स एक्स। यानी दो ऑपरेटर्स का कभी कर भी सकता है, ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि ए बी बराबर बी है, ऐसे भी मतलब सिचुएशंस आपके पास हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जो दो ऑब्जर्वेबल्स हैं अगर उनके ऑपरेटर्स कम्यूट करते हैं तो उनके लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अड़े नहीं आता, उनको आप एक साथ मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो इसका मतलब यह है कि आप उन दो ऑब्जर्वेबल ए और बी को परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ एक ही साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। थैंक यू।